Namaste students. Myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Komar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today's topic is Introduction of Komar Bhritya. जैसा कि आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कुमार भृत्य। तो हम कुमार भृत्य के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कुमार भृत्य है क्या और कुमार भृत्य के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुमार भृत्य जो है वो अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट की अष्टांग संहिता के सूत्र स्थान में आचार्य वाग्भट ने बताया है कि जो बाल ग्रह है या सॉरी जो कुमार भृत्य है उसको कौन से स्थान पर नंबर दिया गया है अष्टांग आयुर्वेद में। तो इसकी इंपॉर्टेंस आचार्य वाग्भट ने अपने एक श्लोक में बताई है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषा अष्टव अंगानी तस्याहुर चिकित्सा येषु संश्रिता। अर्थात जो अष्टांग आयुर्वेद है उसके अंदर सबसे पहला स्थान मिला है काय चिकित्सा को, फिर बाल चिकित्सा जो कि हमारा कुमार भृत्य है, इसको दूसरे शब्दों में बाल चिकित्सा भी कहते हैं, फिर गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग मतलब ऊर्ध्वांग की चिकित्सा अर्थात चालक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग चिकित्सा से इंगित किया गया है, फिर शल्य चिकित्सा, उसके पश्चात आता है आपके द्रंष्टा जो है वो अगत तंत्र से लिया गया है। इसके बाद जरा यानी जो वृद्धावस्था में होने वाले रोग हैं या वृद्धावस्था में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम रसायन का सेवन करवाते हैं उसे हम जरा चिकित्सा के अंदर लेते हैं। आप मॉडर्न में इसको जीरियाट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा व्रशान जो वर्ड है वो है वाजीकरण के लिए, तो वाजीकरण चिकित्सा भी इसके अंदर दी गई है। तो सबसे पहले नंबर पे काय चिकित्सा आ गया, फिर बाल ग्रह मतलब बाल चिकित्सा यानी कि कुमार भृत्य, फिर उसके बाद गृह चिकित्सा आती है, फिर ऊर्ध्वांग यानी कि शल्याक्य तंत्र, फिर शल्य तंत्र, फिर अगत तंत्र, फिर रसायन और वाजीकरण। इस प्रकार 8 अंगों का वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले के 5वें श्लोक में बताया गया है आचार्य वाग्भट ने। अब इसी क्रम में हम बाल चिकित्सा को जो कुमार भृत्य कहते हैं उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कुमार भृत्य शब्द किससे मिलकर बना है। कुमार भृत्य शब्द जो है वो दो अर्थों में हम इसको यूज कर सकते हैं या समझ सकते हैं, कौमार प्लस भृत्य। तो कौमार का अर्थ है बालकों से, जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बालक जो होते हैं उन्हें हम बालक कहते हैं, कौमार कहते हैं। और यह अवस्था बाल्यावस्था है। तो उन षोडश वर्षस्तु नरो बाला निगद्यते, बालक के लिए शिशु, कुमार या बच्चा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः बाल्यावस्था जो है वो बालक के गर्भ से शुरू होकर 16 वर्ष तक की अवस्था जो आती है, 16 वर्ष तक की काल को हम बाल्यावस्था से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुमार भृत्य शब्द का अर्थ हो गया। इसके पश्चात आचार्य चक्रपाणी कहते हैं, ये कोटेशन भी बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसमें लिखा है कौमारस्य भरणम अधिकृतम, कौमारस्य भरणम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम कौमार भृत्यम। अर्थात कुमारों के भरण के लिए जो अधिकृत तंत्र है, मतलब अधिकृत मतलब जिसने जिम्मेदारी ली है कुमारों के भरण पोषण की, ठीक है, वो जो तंत्र है वो कुमार भृत्य कहलाता है। तो कुमारस्य भरणम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम कुमार भृत्यम, ये क्वेश्चन जो है वो ये जो परिभाषा है ये चक्रपाणी ने दी है, और जो चक्रपाणी है वो आचार्य चरक के टीकाकार हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके पश्चात कुमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम सुश्रुत संहिता के पहले चैप्टर का दूसरा नंबर का श्लोक है, जिसमें कुमार भृत्य की परिभाषा दी है। तो कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम। अर्थात जिस शास्त्र में बालक का भरण पोषण धात्री या माता के शीर दोषों का संशोधन कर्म किया जाता हो, दूषित स्तन्य से उत्पन्न होने वाली व्याधियों को नष्ट किया जाता हो या उसकी शमन या शोधन चिकित्सा की जाती हो, ग्रह दोष जो उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों में उनकी उनकी व्याधियों का प्रतिकार किया जाता हो, या फिर यूं कहते हैं कि शमन प्रक्रियाएं जिसके अंदर आती है बालक की और माता की, ठीक है, उस तंत्र को हम कुमार भृत्य कहते हैं। तो ये सुश्रुत संहिता का जो श्लोक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी आप कुमार वृत्ति के इंट्रोडक्शन या परिभाषा की बात करते हैं तो ये जरूर है कि आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो कुमार वृत्तम नाम कुमार भरण धात्री शीर्दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पहला ऑब्लिक 2, दूसरे नंबर का श्लोक। फिर इसके बाद आगे हारित संहिता में भी कुमार वृत्ति के लिए एक परिभाषा दी है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हारित संहिता है उसने कुमार वृत्ति या फिर बालक की बाल्यावस्था को इन्होंने मतलब ये मान लीजिए गर्भावस्था से स्टार्ट होकर सूतिका काल में किए जाने वाले उपाय या बालकों में होने वाले रोगों का शमन, इन सबका एक साथ मिला जुला रूप जो है वो इस वाले श्लोक में बता दिया, जिसके अंदर बताया है गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस तथा बालानाम रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सितम। हरित संहिता प्रथम स्थान अध्याय दूसरे का 17 नंबर का श्लोक है ये, जिसके अंदर बता रखा है कि गर्भ विषयक उपक्रम जिसमें देखे जाते हैं, सूतिका काल में किए जाने वाले उपक्रम जिसके अंदर किए जाते हैं, या बालकों में होने वाले रोगों या रोगों का शमन और उनके उपाय, इन सब का वर्णन जिस चिकित्सा शास्त्र में होता है उसे हम बाल चिकित्सितम या कुमार वृत्ति या बाल रोग कहते हैं। तो इसीलिए हरित संहिता द्वारा जो बताए गए हैं उन सब का भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने अष्टांग आयुर्वेद के अंदर जो बाल ग्रह है उसका स्थान देखा अकॉर्डिंग टू वाग्भट अष्टांग हृदय। देन उसके बाद हमने चक्रपाणी की परिभाषा देखी, उसके पश्चात सुश्रुत संहिता की देखी, और अब हारित संहिता में जो बता रखी है बाल चिकित्सितम के रूप में उसको देखा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप कुमार वृत्ति की इंट्रोडक्शन या कुमार वृत्ति की परिभाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब इसके बाद हम आधुनिक शास्त्र में कुमार वृत्ति को देखते हैं कि आधुनिक शास्त्र में कुमार वृत्ति को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कुमार वृत्ति को पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द पीडिया आइट्रिक्स से मिलकर बना है। यहाँ पे पीडिया का अर्थ ही है अ चिल्ड्रन पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड, अर्थात शिशु या शिशु संबंधी जो भी चीजें जिसके अंदर आती है। आइट्रिक्स मतलब होता है ट्रीटमेंट, और इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो कंबाइंड रूप से कहेंगे इसे पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द चाइल्ड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर शिशु या शिशु विषयक चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को या उस विज्ञान को हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसके पश्चात आता कुमार वृत्ति को श्रेष्ठ ग्रंथ। अब क्योंकि कुमार वृत्ति की हम अलग अलग जगह परिभाषा देख चुके हैं, तो अब हमें ये बताना है कि कुमार वृत्ति जो है वो किस आचार्य ने एकदम श्रेष्ठ ग्रंथ की तरह बोला है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान चिकित्सा शास्त्र में सिर्फ औषधियों से ही अगर चिकित्सा करता है, मतलब उसमें सर्जरी का कहीं रोल नहीं है, क्योंकि सर्जन जितने भी होते हैं, या फिर हमारे आयुर्वेद में बात करें सर्जरी की, तो वो उनका संप्रदाय धन्वंतरी संप्रदाय है, जिसके अंदर सुश्रुत संहिता में उनका डिटेल वर्णन दिया हुआ है। और वहीं अगर काय चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा शास्त्र से ओनली चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो वो होता है आपके चरक जो अग्निवेश तंत्र के जो लोग हैं वो हमें काय चिकित्सा से औषधियों से रोगों को शमन करने की बात करते हैं। तो वहीं तो वो उनका स्पेसिफिक ग्रंथ हो गया। लेकिन अगर हम कुमार वृत्ति की बात करें स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिटेल में किसने वर्णन किया है, तो यहाँ पे हम काश्यप संहिता काश्यप संहिता एक जो ग्रंथ है, उन्होंने स्पेसिफिकली कुमार वृत्ति को डिटेल में बताया। तो इसमें बालकों में होने वाले रोगों का विशेष वर्णन है, और काश्यप ने कुमार वृत्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भी लिखा है कुमार भृत्यम अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानामेव व्यापः। मतलब अनेन ही संवर्धित इतरे चिकित्सन्ति। काश्यप संहिता विमान स्थान पहला अध्याय। अर्थात ये बोलते हैं कि आयुर्वेद के 8 अंगों में कुमार वृत्ति अंग जो है श्रेष्ठ है। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि देवता को श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार आयुर्वेद में कुमार वृत्ति को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसी के द्वारा अगर कुमार वृत्ति में ही बालक संवर्धित यानी वृद्धि को प्राप्त करके ही तो मनुष्य बनेगा, और उसी की चिकित्सा आगे की जाएगी। तो इसीलिए जो लाइन लिखी है अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। ठीक है। तो कुमार वृत्ति की स्पेसिफिसिटी जो है वो आचार्य काश्यप संहिता के अंदर बताई है। अब आगे देखें तो ऐसा बताया गया है कि काश्यप के अनुसार
जो महर्षि काश्यप है उन्होंने आगे वय विभाजन किया गया है बालकों का, और बालकों के वय विभाजन के अंदर बताया है गर्भ बाल कुमाराख्याम इत्यते इत्य एतत् त्रिविधम वयम। गर्भ बाल कुमार, ये बालकों का एक स्पेसिफिक अवस्था अनुसार सब डिविजन है। अब इसके बाद इन्होंने और बोला यौवन मध्यम वृद्धिम एतत् च त्रिविधम पुनः। मतलब पहले उन्होंने जो अवस्थाएं हैं, आयु की जो अवस्थाएं हैं, उनको तीन भागों में बांटा है, जिसके अंदर गर्भ बाल कुमार ऐसे करके तीन अवस्थाएं बताई है। इसके बाद उन्होंने यौवन मध्यम और वृद्धि इस भेद से पुनः तीन और भाग कर दिए। तो गर्भ बाल कुमार ये, फिर यौवन मध्यम और वृद्धावस्था, ऐसे करके तीन प्रकार की और आगे सब डिविजन किया है। इसके बाद बात करें तो आचार्य चरक की, आचार्य चरक ने भी पूरी आयु है उनको अवस्थाओं में विभक्त किया है और बताया है बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था जो है उनको दो अवस्था में बांटा है, अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु। ठीक है, तो अपरिपक्व अवस्था जो होती है वो होती है आपकी जन्म से स्टार्ट होगी 16 वर्ष तक, और विवर्धमान अवस्था जो होती है, विवर्धमान अवस्था को 16 से 30 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें आप कि अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु, तो अपरिपक्व तो जन्म से 16 वर्ष तक हो जाएगी और विवर्धमान 16 से 30 वर्ष तक की अवस्था जो होती है। इस प्रकार बाल्यावस्था दो उपभेद है बाल्यावस्था के। फिर मध्यम अवस्था की बात करें तो मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक की, और वृद्धावस्था 60 से फिर 100 वर्ष तक की जो होती है वो मानी गई है। ऐसे ही सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने बाल्यावस्था 15 वर्ष तक और फिर आगे उनके तीन वर्गों में विभाजित किया है, जैसे वयस्थ त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धिम इति तत्र उन षोडश वर्षीय बालाम ते त्रिविधम क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद तेषु संवत्सरा परम क्षीरप द्विसंवत्सरा परम क्षीरन्नाद परतो अन्नाद इति। अर्थात जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था तक के जो भी शिशु होते हैं जो दूध का सेवन करते हैं उन्हें क्षीरप अवस्था में लिया गया है। ये बाल्यावस्था की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था से लेकर 16 वर्ष तक के जो बालक होंगे उन्हें अन्नाद कहेंगे, अर्थात 1 वर्ष तक का बालक जो दूध पीता है वो क्षीरप है। फिर 1 वर्ष के बाद 2 से 3 वर्ष तक के जो बालक है वो क्षीर के साथ साथ अन्न भी खाते हैं, क्षीर अन्नाद। और फिर उसके बाद 3 वर्ष से लेकर ऊपर 16 वर्ष तक के जो बालक है जो सिर्फ अन्न का सेवन करते हैं, बात अलग है कि वो दूध भी पीते हैं लेकिन अन्न विशेष हो जाता है उनके डाइट में। तो अन्न अन्न खाने वाले 16 वर्ष तक के बालकों को अन्नाद शिशु कहते हैं। इस प्रकार कौमारावस्था जो है वो बांटी गई है। इसके पश्चात धातु सत्व बल वीर पराक्रम है ना, इनके द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति उत्तर परिमाण के अनुसार 34 वर्ष तक की आयु तक जाएगा तो उसे हम युवावस्था कह देंगे। और उसके बाद धातु आदि स्थिर हो जाती है और 70 वर्ष के बाद की अवस्था जो है वो मध्यम अवस्था तक कहलाएगी। तो देखिए आगे इसमें उपभेद बता रखे हैं। बाल्यावस्था का क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद, 1 वर्ष तक के बालक हो गए क्षीरप, 2 से 3 वर्ष तक के बालक जो हो गए वो हो गए क्षीरन्नाद, और 3 वर्ष से ऊपर नहीं 4 से लेकर 16 वर्ष तक के जो बालक हैं, 15 यहाँ लिखा लेकिन 16 वर्ष तक के जो बालक है वो अन्नाद कहलाते हैं। मध्यम अवस्था वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि, ऐसे करके मध्यम अवस्था को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। वृद्धि अवस्था जो है वो 16 से 20 वर्ष, यौवन अवस्था 21 से 30 वर्ष, संपूर्णता 31 से 40 वर्ष, और हानि जो है वो 41 से 70 वर्ष तक की मानी गई। और वृद्धावस्था ये ये मृत्यु तक होती है आयु पर्यंत, 71 से आयु पर्यंत जो भी है वो वृद्धावस्था मानी गई है। इसमें जरा यानी बुढ़ापा है वो काउंट होता है। इसके बाद आगे और देखा जाए तो इसमें पूरी जो आयु है उसको प्रसव से लेकर प्रसव पूर्व की अवस्था, प्रसवकालीन अवस्था और प्रसव उत्तर अवस्था में डिवाइड किया। तो प्रसव पूर्व की अवस्था जो होती है, क्योंकि इस टाइम तक डिलीवरी नहीं हुई है, जो बच्चा है वो वॉम में ही रहता है, मदर के गर्भाशय में रहता है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनल पीरियड, या फिर हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड जो है वो होती है आपकी 0 से 14 दिन तक, और फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है वो होता है 14 से 9 सप्ताह तक, और फिर 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक होता है फेटल पीरियड। ठीक है, तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं जर्मिनल पीरियड की, इसको बोलते हैं हम प्रीनेटल पीरियड। और फिर उसके बाद आता है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड जो है वो प्रसवकालीन
मतलब पेरिनेटल अवस्था को हम प्रसवकालीन अवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर गर्भावस्था के 22वें सप्ताह, 22वां सप्ताह का मतलब है कि 5 महीने से लेकर जन्म के 7 दिन तक की जो अवस्था है वो होगी पेरीनेटल पीरियड। 22 सप्ताह से लेकर 7 दिन पेरीनेटल पीरियड, प्रीनेटल, पेरीनेटल। फिर आती है आपकी पोस्टनेटल। पोस्टनेटल फेज में नवजात शिशु के जन्म के 4 सप्ताह तक, मतलब 1 महीने तक का बच्चा आपको क्या कहलाएगा? न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न कहेंगे। फिर उसके बाद 1 साल तक का इन्फेंसी। फिर जन्म के पश्चात 15 से आपके 30 सेकंड तक, मतलब जस्ट जो जन्म ही हुआ है जिसका, उसको बोलते हैं सद्योजात। फिर होता है नवजात, गर्भनाल के काटने तक, कटिंग ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड से लेकर 2 हफ्ते तक का बच्चा। ठीक है, दैट इज नवजात। अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट भी बोलते हैं इसको। फिर होता है टोडलर फेज 3 वर्ष। फिर प्री स्कूल फेज 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा। फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बालक और बालिकाओं के तौर पे 2 भागों में बांटा है। तो 6 से 10 माना गया है। ये तो बालक बालिकाओं के लिए है और बालकों के लिए 6 से 12 वर्ष तक है। फिर किशोरावस्था जो है वो 10 से 16 वर्ष की एडोलसेंस कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके कौमार नृत्य का इंट्रोडक्शन प्लस वह विभाजन के बारे में मैंने आपको इस सीरीज में या इस सेशन में बताया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कौमार नृत्य के इंट्रोडक्शन से लेकर वह विभाजन तक अगर किसी भी प्रकार की कोई आपके मन में संकोच हो, कोई समस्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो यू कैन आस्क मी। I will try to resolve your problem. So that's all for this session. Thank you so much.